हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th की हिस्ट्री का, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हो इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। 2015, 11, 13, नीचे भी अगर आप देखोगे तो 14। ठीक है, ये तो देखो 2010 में, 14 में, 15 में, 17 में। तो ये सारे के सारे पीवाई क्यूज है। सीधा सिंपल बताऊं ना कि आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी पीडीएफ के अंदर से मिलेगा आपको। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं, मैं हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। दिखा दूं, ये देखो, ये आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अभी अभी अपलोड किया था मैंने। ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे ग्लोबल वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रिंट एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, नीचे आंसर भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं, सारी की सारी बुकों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं मैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी हिंदी में है, तो उनको डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है वो लिंक आप शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, चलो जी शुरू करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले तो मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर कि बहुत ईजी चैप्टर है। वैसे तो देखो, हिस्ट्री में एक बात यह है कि आप अगर थोड़ा बहुत चैप्टर का आइडिया रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की वीडियो भी दे दूंगा, वन शॉट वीडियो दे दूंगा, वो देख लेना ताकि आपको चैप्टर का ब्रॉड आइडिया हो जाए। बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ, अगर ये भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मार्क्स भी कट नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो जी शुरू कर देते हैं। तो एक्सप्लेन एनी मेजर प्रॉब्लम पोज बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई वो बतानी है आपको। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर के का गुलाम था। ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश पूरा का पूरा पार्ट था, है ना, वो लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। और उसने क्या किया, इंडिया के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज लगा दी, और साथ ही में इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे, ऑब्वियस सी बात है। अब वो हमारी इकोनॉमी पे ध्यान दे नहीं पा रहे थे, लड़ाई में लगे हुए थे पूरे के पूरे, जिसकी वजह से इंडिया में प्राइजेस बढ़ गए। प्राइजेस 1913 से लेकर 1918 तक तो डबल हो गए, जिसकी वजह से कॉमन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई। साथ ही में जो आर्मी भी चाहिए थी, लोग चाहिए थे ब्रिटिशर को लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, गांव में जाके फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरना शुरू कर दिया। ऊपर से हमारा क्रॉप फेलियर भी आ गया, फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज भी आ गई। और उसी टाइम में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल गया और बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि 12 से 13 मिलियन लोग, यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के लोग के बीच में जो लोग हैं वो मरे थे फेमाइन की वजह से और एपिडेमिक की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ये 1929 की बात हो रही है, उस टाइम के बीच में जो इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले तो इंडिया पे बहुत बुरा असर पड़ा था। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो फार्मर थे ना, उनका एग्रीकल्चर का जो प्राइस था वो डाउन हो गया। मतलब जो फसल उन्होंने 100 रुपए में उगाई थी, अब उनको 80 रुपए मिल रहे थे सिर्फ उस फसल के। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके, एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया। अब दूसरी कंट्री वाले खरीदने के लिए रेडी नहीं थे कोई भी फूड वगैरह, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ये दिक्कत हो गई थी। और दूसरी बात है कि फसल जो है अब वो रेवेन्यू, ब्रिटिशर को टैक्स भी तो देना था, वो भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो और गांव में तो बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर किसान वगैरह जो है वो गांव वगैरह में ही रहते हैं। और उस टाइम ब्रिटिश के अंदर टोरी गवर्नमेंट थी, टोरी की गवर्नमेंट थी। टोरी एक है लीडर है बेसिकली ब्रिटेन के। तो उस टाइम वो पीएम थे, और उन्होंने इंडिया के अंदर एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई थी, उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम था, उसके हेड थे सर जॉन साइमन। ठीक है, बेसिकली वो इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था ना, उसको देखने के लिए, और इंडिया के अंदर जो भी चेंजेस थे ना, इंडिया के अंदर जो भी दिक्कतें थी, उनको चेंज करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। बट जब वो इंडिया के अंदर आया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी साइमन कमीशन जब इंडिया के अंदर आई, तो उसको बिल्कुल लोगों द्वारा बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उसके अंदर कोई इंडियन ही नहीं। आप खुद सोचो, इंडिया की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, सॉल्व करने के लिए आ रहे हो, उसमें कोई इंडियन नहीं, तो ये कैसा है। तो इसकी वजह से लोगों ने इसको बॉयकॉट किया। रॉल अटैक क्या होता है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। रॉल अटैक है ना, 1919 में फैब में पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने। ठीक है, ब्रिटिशर की काउंसिल है, उसमें कुछ इंडियन मेंबर भी थे, बट उनको उनकी बात नहीं सुनी गई, और इस लॉ को पास कर दिया गया। पता है इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा दिया जाएगा, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर अनशन वगैरह करेगा या कोई भी ऐसी चीज करेगा ना, तो उसको 2 साल तक बिना उस पर मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। सर, मतलब इसमें क्या दिक्कत है, 2 साल तक जेल में रख लो। बट नहीं, देखो मान लो मैं ब्रिटिश के टाइम में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैंने किसी का कोई दंगा नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ रोड पे बैठा हुआ हूँ, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को उठाकर ब्रिटिशर जेल में डाल देगी 2 साल के लिए, और बोलेगी, और मेरे पे मुकदमा भी नहीं चलाएगी, क्योंकि अगर मुकदमा चलाएगी तो साबित हो जाएगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बट मेरे पे मुकदमा भी नहीं चलाएगी। अब 2 साल बाद जब मैं जेल से निकलूंगा ना, मेरे को समझ आ जाएगा भाई कि मेरे को बिल्कुल भी अनशन नहीं करना, ना शांति से कुछ भी नहीं करना, घर पे बैठो। क्यों? क्योंकि पता है यार, बिना कुछ करे भी मैं 2 साल की जेल काट के आ गया, कुछ कर दिया फिर क्या हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह का मूवमेंट क्या था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है?
तो सिंपल सा गांधी जी ये कहते थे कि अगर अगर आपका जो कॉज है वो ट्रू है, सच्चाई के रास्ते पे आप चल रहे हो, अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ऑपरेसर के साथ, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसके साथ फाइट कर सकते हो शांति से, नॉन वायलेंस तरीके से, ठीक है। और वो कहते थे, गांधी जी कहते थे, प्यार से भी आप अपनी बात उनसे मनवा सकते हो, ओके, और उनको सच्चाई के अच्छे रास्ते पे ला के लेकर आ सकते हो, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉल अटैक। ये जो रॉल अटैक था ना, बुरा था, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट वगैरह क्यों किए, तो वो ये रॉल अटैक की बुराई करनी है कि रॉल अटैक जो था वो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने पास किया था, इंडियन मेंबर के अपोज करने के बावजूद भी। इसमें बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए लॉ को लेकर आया गया था, और इस लॉ में बात बोली गई थी कि 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट ट्रायल जेल में रखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी गलत बात थी। और है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि रॉल अटैक को ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है, तो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना, वो हमारा स्लो डाउन क्यों हो गया सिटीज में। मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मेरी बात सुनो। गांधी जी ने ना एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था शहरों के अंदर। लोगों ने, पता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, कपड़ों की बॉयकॉटिंग वगैरह की गई, है ना, जलाया गया, पिकेटिंग की गई दुकानों को, चारों तरफ लोग खड़े हो गए। डोंट वरी, नीचे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है, ठीक है। बट ये मूवमेंट जितनी तेजी से शहरों में फैला ना, उतनी तेजी से ये धीरे भी हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, है ना, अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, तो इसीलिए लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन की वजह से, क्योंकि इंडियन स्कूल होते तो बच्चा उसमें चला जाता, बट क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे, इसकी वजह से दोबारा से उन्हें ब्रिटिश का स्कूल वगैरह ज्वाइन करना पड़ा, टीचर को भी और बच्चों को भी। और दूसरा, गांधी जी ने तो बोल दिया कि जी ब्रिटिश के कपड़े बॉयकॉट करो। लोगों ने पूछा तो क्या करें, बिना कपड़ों के थोड़ा ना घूमेंगे, तो गांधी जी ने बोला हाँ हाँ खादी पहनो। खादी आती थी महंगी, इसकी वजह से लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया, है ना। पेट, सबसे पहले पेट ज़रूरी होता है ना, मतलब अपनी आपकी कमाई ज़रूरी होती है ना। जब आप भूखे कैसे, मतलब खादी अगर खरीदोगे तो पैसे नहीं बचेंगे आपके पास, घर का खर्चा कैसे चलाओगे, तो इसलिए लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक्सप्रेस एनी 3 रीजन। 2013 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है ना, सीबीएसई फॉरेन के अंदर भी है, तो उसमें आता है क्वेश्चन। अब ये है क्या, गांधी जी ने, है ना, एक सेकंड राउंड टेबल में गए थे। आपको पता होगा, गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, सॉल्ट मार्च निकाला था, उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। जब गांधी जी जेल से उसके बाद, है ना, गांधी जी ने एक इरविन पैक्ट किया था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मई को हुआ था, जहां तक मेरे को याद है, 1930 में। उसमें गांधी जी ने बेसिकली इरविन के साथ एक एग्रीमेंट किया था, और इरविन ने बोला था कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ, लंदन में हो रही है, वहां पर अपनी दिक्कतें बताओ, ठीक है, और वापस आना, तब देखना सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए ना, उन्होंने देखा यार ये तो अलग ही सीन चल रहे हैं। उन्होंने देखा ब्रिटिश ने तो एक नया तरीका निकाले या अप्रेस करने का, रिप्रेस करने का हमारे मूवमेंट को, और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, और जो डेमोन्स्ट्रेशन करने पे या प्रोटेस्ट करने पे तो बॉयकॉट वगैरह कर दिया, जो करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर गांधी जी ने दोबारा से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से शुरू कर दिया। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट क्या है। पहले खिलाफत मूवमेंट सुनो। क्वेश्चन ये है कि खिलाफत मूवमेंट कब क्यों शुरू किया गया था। बात ये थी कि एक ऑटोमन एम्पायर होता था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के लीडर को बोला जाता था खलीफा। खलीफा कैलिफेट बोला जाता था, इंग्लिश में कैलिफेट है, हिंदी में खलीफा, याद रख लो। तो बात क्या हुई थी कि जो खलीफा है ना, उसकी पावर को कम करने के लिए जो है, ये माना जा रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, खिलाफत की पावर को कम कर दिया जाएगा। तो उसी की पावर को टेम्पोरल डिफेंड करने के लिए हमारे मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 भाइयों थे, उन्होंने क्या किया, एक बॉम्बे कमेटी बनाई और एक खिलाफत मूवमेंट चलाया, और गांधी जी ने भी उनका साथ दिया था, ठीक है। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी नहीं बनाई थी, वो मोहम्मद अली, शौकत अली ने बनाई थी, बट गांधी जी ने बाद में इनका साथ दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया। 2013 में, 15 में, 17 में आया क्वेश्चन है। आपको याद होगा, एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा, ठीक है, या इसको चौरा चौरी बोलते हैं, ठीक है। तो चौरा चौरी के अंदर क्या हो गया था कि हमारे पुलिस वाले और सत्याग्रह के बीच में लड़ाई हो गई थी। और आपको पता है, गांधी जी तो सत्याग्रह का पुजारी है, वो तो वॉयलेंस पसंद नहीं करते। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, दंगे हो गए, लड़ाई वगैरह हो गई, अब मैं अपना मूवमेंट जो है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेता हूँ, ठीक है जी। चलो, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन हमने इसमें कवर करवा रखे हैं। ऑल तो मैं आपको बताऊं, मैंने 1 मार्क्स के लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका 1 मार्क्स भी घटे। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैप की वीडियो का लिंक भी। चौरी चौरा जो है ना, वो इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएम कहाँ पर, किस वजह से खत्म हुआ था, किस इंसिडेंट की वजह से खत्म हुआ था। तो आपको लिखना है चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रुका था। मैं अगर बहुत तेज बोल रहा हूँ ना, तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका क्लियर हो, ओके। ओके, और अच्छा, अब आते हैं, पहले तो ये इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर आपको एक बात बतानी है।
हाँ, ये जो वंदे मातरम है इसको ना आनंद मठ एक एक बुक है, नॉवल है, उसमें लिखा गया था और एक किसने लिखा था वंदे मातरम को, बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। आज आप ढूंढोगे ना आपको बंगाल में बहुत ही कम चट्टोपाध्याय मिलेंगे, चटर्जी मिलेंगे ज्यादा। पता है क्यों? ब्रिटिशर से चट्टोपाध्याय बोला नहीं चाहता था, उन्होंने चटर्जी कर दिया। ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए वो बहुत कुछ करते थे, जैसे कि आपको पता है पारसी, अब है ना उनके पारसियों के नाम देखना, डब्बे वाला, स्क्रू वाला, मिस्त्री, है ना, ये मिलेंगे। पता है क्यों? वो बेसिकली क्योंकि जो हमारे पारसी लोग होते थे ना, उनको उनके काम से ही जाना जाता था। ठीक है। चलो, और बाकी मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको हमारी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी, आपको पता है हमारी वेबसाइट का नाम है, सीधा गूगल पे जाना, मेन पॉइंट स्टडी लिखना। ठीक है। ये देखो, ये लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्लास 10th पे क्लिक करना तो ऐसा पेज खुलेगा आपके सामने। ठीक है। नीचे आना, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, किसी भी चैप्टर को खोलना। ठीक है। खोलोगे, नेशनलिज्म इन यूरोप खोल लिया मान लो आपने, राइज इन, तो ये मिलेंगे आपको। अभी इस पर क्लिक करोगे वीडियो खुलेगी। ठीक है। बट डोंट वरी, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, और नहीं तो ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, मेन पॉइंट स्टडी 10, टेलीग्राम हमारे चैनल का नाम है। ठीक है। बाकी देखो, नोट्स एकदम फ्री है, सब कुछ एकदम फ्री है। बट आपको पता है वेबसाइट पे कुछ डालते हैं ना तो उसकी सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जाती है। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियली स्टेबल है और सपोर्ट करना चाहे, तो ये हमारा पेटीएम का एक ऑप्शन है, पेमेंट का एक ऑप्शन है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। देखो, ये बात है ना उन बच्चों के लिए नहीं है जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं है। बच्चा आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, थोड़ा सा दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट मत करो, आपके लिए भी उतने ही कंटेंट अवेलेबल है, आपको भी नोट्स मिलेंगे। मैं ये बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे को पेमेंट करोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नोट्स सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है। बट आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको तो मिल रहे हैं नोट्स, बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके पीछे जो 9th वाले बच्चे हैं, जब वो 10th में आएंगे तो शायद उनको नोट्स ना मिल पाए। ठीक है। और बाकी सपोर्ट कितना छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर रहता है। ठीक है। चलो, और बाकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी के अलावा एक हमारा चैनल है मेन पॉइंट टेक, इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट पैसे कैसे अर्न कर सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। अगर पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, मैं ये बताता हूँ कि एनिमेशन वीडियो फोन से कैसे बना सकते हो, उसको यूट्यूब पे अपलोड कैसे कर सकते हो, है ना, अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी भरत कुमार खोरवाल है हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, और मैं अभी इस टाइम इस पे ना लाइव वगैरह ले रहा हूँ, जो भी आपके एमसीक्यू वगैरह ना, वो लाइव वगैरह भी ले रहा हूँ, तो आ जाना इस चैनल पे। ठीक है। चलो जी, दोबारा से अभी उसी पे आ जाते हैं, किस पे, अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन वेयर, और ये गांधी जी ने सत्याग्रह इंडिया में आने के बाद कहाँ कहाँ पर किया, मैप का भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो आपको याद रखना है, गांधी जी ने चंपारण में 1917 में सत्याग्रह किया, 17 में ही खेड़ा के अंदर किया और अहमदाबाद के अंदर किया। चंपारण में क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो नील की खेती करने के लिए फोर्स कर देते हमारे फार्मर को, तो फार्मर के साथ मिलकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। क्रॉप फेलियर आ गया था खेड़ा के अंदर, तो टैक्स नहीं दे पा रहे हमारे फार्मर, तो उसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। तीसरा है हमारे कॉटन मिल वर्कर की सैलरी इंक्रीज करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गांधी जी ने। ठीक है। चलो, सॉल्ट मार्च बिकम द बेस एंड बेस टू बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने के लिए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पता है ना, गांधी जी ने बोला था कि हम कोई ना कोई लॉ तोड़ेंगे। कौन सा लॉ तोड़ा गांधी जी ने? सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ में ये बोला गया था कि कोई भी बंदा है ना, ब्रिटिश के अलावा नमक नहीं बना सकता। ब्रिटिश ने जिस कंपनी को, अपनी कंपनी को, अंग्रेज की कंपनी को परमिशन दे रखी है, उसके अलावा कोई भी नमक नहीं बना सकता। बट गांधी जी ने नमक बनाया, समुद्र के पानी को उबालकर, साबरमती से लेकर दांडी तक की जो यात्रा निकाली थी गांधी जी ने। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर भी यूज करता था, गरीब भी यूज करता था, सारे के सारे लोग ये यूज करते थे, ये जनरल इंटरेस्ट में था। डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग यूज करते थे, रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते थे, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर गांधी जी फार्मर के लिए मतलब फार्मर की कोई कोई लॉ तोड़ते फार्मर का, तो फार्मर ही सपोर्ट करते, बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो इसीलिए गांधी ने ऐसी चीज चुनी जो कि सब लोग यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो वर्किंग क्लास है ना, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा? तो मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं ना, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे सिर्फ एक जगह पर पार्टिसिपेट करा, नागपुर में। उसके अलावा ज्यादातर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। इसका पता बहुत बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस जो है ना, बिजनेसमैन को सपोर्ट, बिजनेस, ओके मैं समझाता हूँ, इंडस्ट्री के जो मालिक है ना, इंडस्ट्री के मालिक है ना, वो दे रहे थे कांग्रेस को पैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने के लिए। ठीक है। तो कांग्रेस ने है ना वर्करों की नहीं सुनी। अब वर्कर क्या चाहते थे? उनको सैलरी मिले। अब है ना, उसके बाद जब जो कांग्रेस है उन्होंने बोला कि यार अगर हम वर्कर की सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेंगे, तो इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्री के मालिक ये बोलेंगे, मतलब हम आपको पैसे भी दे रहे हैं और आप हमारे खिलाफ वर्करों की सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, और इसी वजह से आप देखोगे वर्किंग क्लास जो है ना, जो वर्कर वगैरह थे हमारे इंडस्ट्री के अंदर, बहुत कम पार्टिसिपेट करा उन्होंने। तो यही बात लिखी हुई है, रीड कर लेना इसको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द एक्शन टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द नेशनलिस्ट हु ऑपरेस द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बहुत बुरी चीज करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो थी जी जलियांवाला बाग मैसेकर, लोगों को डराने के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर पता है आपको? 5 नंबर में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है, और ये पूरा का पूरा लिखना है आपको। सिंपल बताता हूँ, और ये देखो जो बिल्कुल डिट्टो आपको एग्जाम में लिख के आना है, 5 में से 5 मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। मैंने तभी आपके सामने आंसर लिखा, नहीं तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन दे देता, बट आंसर इसलिए लिखे हैं ताकि आधा मार्क्स भी ना कटे। अब ये जलियांवाला बाग मैसेकर सुनो हुआ क्या था। पंजाब के अंदर अमृतसर पड़ता है, अमृतसर के अंदर है ना अपना मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला। 13 अप्रैल 1919 की बात थी, ठीक है। लोगों को नहीं पता था कि जी मार्शल लॉ लगा हुआ है, वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए थे बैसाखी के मेले में। जनरल डायर ने क्या किया, चारों तरफ के गेट जो है वो बंद कर दिए और गोलियां चलवा दी, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे। और जब पूछा गया कि आपने क्यों किया ऐसा, तो वो बोलता है कि जी प्रोड्यूस दी मॉरल इफेक्ट ऑन सत्याग्रह माइंड, मतलब डराने के लिए किया बस। देखो डराने के लिए इतने सारे लोगों को मार दिया उसने, कितनी बुरी बात है ना। फिर हमारे ब्रिटिशर, हमारे इंडियन ने भी थोड़ा गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे अटैक करना शुरू कर दिया, और उन्होंने, ब्रिटिश ने उसके बाद सॉरी मांगने की जगह हमारे लोगों को दबाया, नाक रगड़वाई जमीन पे, क्रॉल करने के लिए बोला। इवन उन्होंने बॉम्ब वगैरह भी गिरवाए हमारे एरिया के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, इंडिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दलित ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेट करा, रीजन क्या था? सिंपल रीजन था। रीजन क्या था? क्योंकि जो कांग्रेस थी ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो थोड़ा भेदभाव करते थे। कांग्रेस उस टाइम दलितों के साथ बहुत भेदभाव करती थी, इसलिए आप देखोगे कि जो गांधी जी के अलावा, गांधी जी थोड़ा सा मानते, अच्छा मानते थे, वो ये कहते थे कि जी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बल्कि वो तो अनटचेबल को एक वर्ड से, जो कि हरिजन, वैसे तो अनटचेबल कुछ नहीं होता, सारे के सारे सेम होते हैं, लोगों की सोच बुरी होती है, अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो महात्मा गांधी जी बोलते थे कि ये अनटचेबल नहीं है, हरिजन है, इंसान के भेजे हुए, भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं ये, ठीक है। तो इनके साथ ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट कांग्रेस उल्टी खोपड़ी के लोग थे उस टाइम, बहुत सारे, वो करते थे बहुत बुरा भेदभाव। अब जब आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो मतलब वो पता है भेदभाव कैसा, वो कहते थे आप पार्टिसिपेट ही मत करो। दलित कहते थे हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो कांग्रेस मना कर देती कि नहीं, हमें आपका चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको डर था कि यार बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने, दलितों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ठीक है, क्योंकि वो सोचते थे यार आप तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा छुआछूत कर रहे हो, तो इसलिए दलितों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर, आपको पता है भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। अब क्या काम किया उन्होंने, देखो उन्होंने दलितों के लिए तो पहले तो उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वगैरह मांगा, ठीक है, दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम करा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना, वो गांधी जी के साथ गांधी जी के सामने बैठे और उन्होंने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए दलित के लिए। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि एक एरिया जिसमें दलित ज्यादा है ना, वहां पर दलित ही खड़ा होना चाहिए और वोट भी दलित ही डालेगा, ठीक है। बाद में ऑल्दो गांधी जी नहीं माने इस बात पे, तो इसी के लिए एक पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें ये बात बोली गई कि एक एरिया में अगर दलित जाना है ना, तो चलो खड़ा तो दलित होगा बट वोट सारे डालेंगे। तो इस बात पे गांधी जी एग्री हो गए और पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन 2014 में ऑल इंडिया में और 2012 में आया हुआ है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने देखा है बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर भी देखे, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने सैम्पल पेपर भी देखे हैं, और उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा है। क्वेश्चन क्या है कि वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, और उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो देखो वुमेन्स ने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, गांधी जी के कहने पे। उन्होंने भी मार्च निकाला, उन्होंने भी सॉल्ट नमक बनाया पानी उबाल के, उन्होंने भी पिकेटिंग करी, फॉरेन गुड्स को जलाया, लिकर शॉप के आसपास खड़ी हो गई, जेल तक गई वो, बट उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला कि ये हमारी सेक्रेट ड्यूटी है, देश के लिए है, ये हमारी ड्यूटी है और हमको करनी है। बट उनका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप देखोगे ना, जो कांग्रेस थी खुश तो थी कि हाँ जी वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, बट वो वुमेन्स को कुछ पोजीशन नहीं देना चाहते थे। वो कहते आप कर लो पार्टिसिपेट, बट पोस्ट मत मांगना कोई, है ना, औरत के लिए कोई पोस्ट मत मांगना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, है ना। और बहुत सारे लोग जो थे ना, वो वुमेन्स को उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहते थे, बट ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई पोस्ट वगैरह मिले, ठीक है, वुमेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, डेवलपमेंट विच लीड टू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले तो बहुत सारे, वो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट ही बता रखा है। पहले तो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के खत्म होने के बाद जलियांवाला बाग हुआ था, तो वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से ये पूरा वही इंसिडेंट लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग का मैसेकर। और फिर खिलाफत कमेटी, तो इन उस टाइम क्या था, रॉलेट एक्ट को लेकर भी लोग गुस्सा थे, जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर भी लोग गुस्सा थे, है ना। बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे थे जनरल डायर ने, और लास्ट में वो खिलाफत इशू को लेकर। तो इन चारों चीजों को लेकर ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है हमारा शुरू हुआ था।
नेक्स्ट, अरे हाँ सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन कंट्री साइड। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना हमारा, वो कंट्री साइड में गांव के अंदर कैसे फैला। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मतलब सबसे पहले तो वही, ये याद है ना गांव की बात हो रही है। एक सेकंड एक सेकंड, ये है ना, आई एम रियली सॉरी, ये कंट्री साइड नहीं होना चाहिए, टाउन होना चाहिए। कंट्री साइड का अलग है, टाउन की बात है। सिटीज में टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो ये बता रखा है, जैसे मैं आपको बता ही चुका, स्कूल जाना छोड़ दिया टीचर ने, स्कूल ने, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। लॉ जो लॉयर है उन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। हर जगह पर इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। सिर्फ एक मद्रास के अंदर एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, उन्होंने नहीं किया, बाकी सबने बॉयकॉट किया। फॉरेन गुड्स की पिकेटिंग वगैरह की गई, बॉन फायर में उनको जलाया गया। और पहले क्या था, लोगों ने कपड़े वगैरह जो है ब्रिटिश के त्याग दिए, और जो पहले 102 करोड़ के कपड़े मंगाए जाते थे ब्रिटेन से इंडिया के अंदर, अब वो सिर्फ 57 करोड़ के रह गए। मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिससे इंडिया का टेक्सटाइल भी थोड़ा ऊपर की तरफ गया। बट ये मूवमेंट जो है जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आ गया, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और खादी बहुत महंगी आती थी, तो इस वजह से लोगों ने पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया, और दोबारा से वहीं पर आ गए जहाँ पर वो थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, सक्सेसफुल हुआ, बट और सक्सेसफुल हो सकता था। किन चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पहला, दलितों ने कम पार्टिसिपेट करा, क्योंकि वो आपको पता है कांग्रेस जो है वो भेदभाव करती थी। दूसरा है नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम ने भी कम पार्टिसिपेशन दिखाया, क्योंकि जो कांग्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा और हिंदू रिलीजन के ज़्यादा पास आती थी। तो ये बात कुछ मुस्लिमों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप जी हिंदू हिंदू के साथ क्यों हो, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ओके, और नेक्स्ट है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबका अपना अपना फायदा था, हर बंदा अपना फायदा देख रहा था, सब पूरा एज अ कंट्री कोई अपना फायदा नहीं देख रहा था, अपना अपना कि भाई फार्मर का फायदा हो जाए, बिजनेसमैन का फायदा हो जाए, वर्कर सोच रहे वर्कर का फायदा हो जाए। तो कलेक्टिव नहीं देख रहे थे, इसकी वजह से इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लास्ट पॉइंट ये है कि कांग्रेस जो है, उन्होंने बिजनेसमैन का सपोर्ट किया, आपको पता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, तो और बहुत कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं करा, पता है क्यों। वो कह रहे थे यार इलेक्शन को हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे, जीतेंगे और ब्रिटिश के सामने जाके उनके साथ काउंसिल में बैठ के उनकी पॉलिसी का विरोध करेंगे। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखो, रोल ऑफ बिजनेसमैन, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, देखो कितनी बार आ रखा है। क्वेश्चन सिंपल है कि जो इंडस्ट्रियल थे, जो अमीर लोग थे ना, बिजनेसमैन थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो इंडस्ट्रियल वर्कर का पूछा हुआ है, सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट का पूछा हुआ है, अमीर अमीर लोगों का पूछा हुआ है कि कैसे उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप सबका याद करना, सबका किसका, रिच फार्मर का। रिच फार्मर ने कैसे पार्टिसिपेट करा, तो रिच फार्मर ने बेसिकली क्यों पार्टिसिपेट करा ये बता देता हूँ। पहले तो इन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट करा ताकि लैंड रेवेन्यू कम हो जाए। पुअर पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट करा, ताकि जो उनको रेंट देना पड़ता है वो ना देना पड़े और लैंड रेवेन्यू कम हो जाए। वुमेन्स ने तो आपको पता भी पढ़ लिया वुमेन्स के बारे में। बिजनेस क्लास ये चाहती थी कि ब्रिटिश जो है ना, वो इम्पोर्ट पर जो बाहर से इम्पोर्ट आ रहा है ना, उस पर कुछ कंसेशन वगैरह दे और उनको रिस्ट्रिक्ट करे। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन भी अपना फायदा देख रहे थे कि बाहर से कोई चीजें ना आए, क्योंकि बाहर से चीजें आएगी तो बिजनेसमैन की चीजें कोई नहीं खरीदेगा भारत में। तो इसलिए वो ये चाहते थे, और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते थे। तो इन सब के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, बट बिजनेस क्लास का पढ़ लेना। और बिजनेस क्लास के लोगों ने अपने लिए एक फिक्की भी बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम भी लिखे हैं, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला हो गए। ठीक है, वो बेसिकली चाहते थे कि उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने के लिए, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया पैसे के टर्म्स में। ठीक है, और वो क्या चाहते थे, मोस्टली बिजनेसमैन सी स्वराज एज द टाइम तो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्ट द बिजनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द ट्रेड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट। वो ये कहते थे अगर अंग्रेज जो है ना अड़ंगी लगाना छोड़ देना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वर्किंग क्लास का लिखा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा गोदाम हिल्स के अंदर, आपको पता है एक पर्सन थे जिनका नाम था अलौरी सीताराम राजू, याद है। अलौरी सीताराम राजू जो थे ना, हमारे RRR मूवी इन पे भी बनी है, ये भी है, शायद अजय देवगन अलौरी सीताराम राजू का रोल कर रहे थे। ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी, किसी ने बताया था मेरे को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थी उन्होंने बहुत खराब खराब लॉ निकाल लिए थे कि आप जंगल में नहीं जा, क्योंकि जो वहां पर है ना, जो हमारे गोदाम हिल्स के अंदर जो लोग थे, वो बेसिकली जंगल से ही चीजें लेते थे। तो ब्रिटिशर ने कहा आप जंगल से चीजें मत लो, तो इसके खिलाफ जो है हमारे बहुत सारे आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और उनके लीडर पता है कौन थे, अलौरी सीताराम राजू। ठीक है जी, अलौरी सीताराम राजू जी। ठीक है, पूजा भी जाता है, आपको मैं बता दूं बहुत इलाकों में उनको, है ना,
कि बहुत ब्रेवरी का काम किया। एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गांधी जी ने, आपको पता है कि लेटर जो लिखा था उसमें क्या क्या डिमांड थी, है ना, यही बताना है ना। टू टाइप ऑफ डिमांड बता देनी है। पहले तो टैक्स कम करवाने के लिए और सॉल्ट लॉ को सॉल्ट लॉ हटाने के लिए, सॉल्ट पे जो टैक्स है उसको हटाने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला था, है ना। चलो, अब सॉल्ट के बारे में वो पूरी स्टोरी बतानी है आपको, है ना, अलग से भी आ सकता है कि मेन फीचर ऑफ सॉल्ट मार्च। अब देखो, सॉल्ट मार्च के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या था। गांधी जी ने ना 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा और उसमें उस 11 डिमांड बोली कि 11 डिमांड हमारी पूरी कर दो। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने नहीं करी। गांधी जी ने फिर एक लेटर लिखा 11 मार्च को और 2 मार्च को, और बोला कि अगर आप ये हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे ना, मैं दोबारा लेटर लिख रहा हूँ, अगर ये डिमांड आपने पूरी नहीं करी ना, मैं 11 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाल दूंगा। लॉर्ड इरविन ने बोला जो करना है वो कर लो, अपन नहीं करने वाले आपकी डिमांड पूरी। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकालना शुरू कर दिया। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च साबरमती से दांडी तक का निकाला, 78 वॉलंटियर्स के साथ निकाला। 240 मील का रास्ता था। हर दिन गांधी जी 10 मील चलते थे और 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को वो पहुंच गए दांडी, और उन्होंने सब रियली सॉरी, जल्दी बोलने के चक्कर में ना मेरा गला दर्द हो गया। सॉल्ट मार्च जो है, सॉल्ट गांधी जी ने उबाला, पानी उबाला और नमक वगैरह बनाया समुद्र के पानी से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ओके, द फार्मर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे देखो गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी बोलते थे अहिंसा के मार्ग पे चलो, शांति, है ना। अलौरी सीताराम राजू बोलते थे कि अपन गांधी जी के साथ तो हैं, बट ये गांधी जी बोलते हैं ना कि जी एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, अपन इसके फेवर में नहीं है। तो अलौरी सीताराम राजू ने कहीं ना कहीं मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाया और ब्रिटिशर को नाप दिया, गुद्दी बुद्दी नाप दी उनकी, और उनको 9-2-11 कर दिया। यस सर नो। तो बेसिकली इस आइडिया, गांधी जी के जो ये वाला आइडिया था ना, स्वराज का आइडिया, उस पर तो वो एग्री करते थे कि हाँ स्वराज होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए, देश में हमारी सरकार होनी चाहिए, ब्रिटिश नहीं होने चाहिए। बट गांधी जी के जो सिविल डिसोबीडियंस, जो शांति का मूवमेंट है ना, क्या कहते हैं उसको, स्वराज, स्वराज सॉरी सत्याग्रह, उस पर बिलीव नहीं करते थे लॉरी सीताराम राजू। और फिर वो लॉरी सीताराम राजू के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना। जैसे पता ही है, लॉरी सीताराम राजू के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको। ठीक है जी, कि वो पहले क्या करते थे, जंगलों से चीजें वगैरह लेते थे, अंग्रेजों ने मना कर दिया था, उसी को लेकर लॉरी सीताराम राजू ने फिर ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिया, मूवमेंट वगैरह शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजेंट ने अवध के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आपको पता ही है, अभी तो हमने शहरों के अंदर देख लिया प्रोटेस्ट कैसे हुआ, ट्राइबल एरिया में देख लिया लॉरी सीताराम राजू का। अब थोड़ा गांव वाले इलाके में देख लेते हैं। गांव वाला एक गांव का एक एरिया है जिसका नाम है अवध। तो अवध के अंदर क्या होता था, एक फ्री में काम करवाया जाता था जिसको कहते हैं बेगार। इससे लोग बहुत परेशान थे। ठीक है, और उनके पास फ्री में काम करवाया जाता था, उनसे रेंट वगैरह लिया जाता था जमीन पे काम करने के लिए, हाई रेंट हुआ करता था। इस चीज को लेकर है ना, अवध के किसान जो है, छोटे किसान गाँव में बहुत परेशान थे। तो ये है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उनमें डिफरेंस बताओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉलोनियल लॉ को तोड़ने की बात नहीं करता, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ को तोड़ने की बात करी गई थी। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो मैक्सिमम पीसफुल था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो यार लॉ को तोड़ रहा था, पीसफुल नहीं था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मुस्लिम ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था क्योंकि इसमें खिलाफत की बात आ गई थी, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। बेसिकली जो स्वराज था वो हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने के लिए किया गया था, आपको पता है, क्योंकि जो हिंदू थे वो स्वराज की बात कर रहे थे, जो मुस्लिम थे वो खिलाफत की जो है वो पावर जो है हमारे खलीफा की, उनको डिफेंड करने की बात कर रहे थे। तो दोनों साथ में आए, इसके लिए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। बट जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्वराज को लाने के लिए और सॉल्ट लॉ को खत्म करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, ओ सॉरी, कॉजेज ऑफ सीडीएम, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, क्यों चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी चलो ये पहले इस पे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। जब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आई ना, तो बहुत सारे लोगों ने नारा लगाया गो बैक साइमन, साइमन कमीशन चले जाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और वो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आने वाला था, या उसको चेक करने वाला था, इंडिया के लिए बनाया गया था। और लोग इसलिए गुस्सा थे, नो गो बैक साइमन के नारे इसलिए लगाए थे क्योंकि उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ सीडीएम में। गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च निकाला था, इसके क्या क्या रीजन है। सबसे पहले तो यार साइमन कमीशन जो है उसको लेकर गांधी जी गुस्सा थे कि यार उसमें कोई इंडियन नहीं है। तो इसके लिए गांधी जी ने कहीं ना कहीं डिमांड रखी कि जी उस साइमन कमीशन में भी इंडियन वगैरह होने चाहिए, ऐसा नो। और बहुत बुरा लग रहा था उनको। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन, ये वाला अभी इस पे आएंगे, चलो इसी पे आ जाते हैं। पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 के टाइम में आपको पता है बहुत बुरा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था हमारे फार्मर पे। तो उनका
आप कह सकते हो कि लैंड रेवेन्यू कम करवाने के लिए भी 11 जो लेटर लिखा था ना गांधी जी ने 11 डिमांड, उसमें से ये भी थी कि फार्मर का थोड़ा पे रेवेन्यू कम किया जाए, उनको जो टैक्स है उनको कम देना पड़े, ठीक है। ना नेक्स्ट है कि जो बुरे बुरे लॉ थे जिसमें सॉल्ट लॉ हो गया, फॉरेस्टियल कॉलोनियल लॉ के जंगलों में नहीं जा सकते आदिवासी लोग ये, और पूर्ण स्वराज पाने के लिए। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा। ओके, क्लियर है। चलो, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और वो क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से सुन लो, घुमा फिरा के पूछा जाता है बट सुनो। एवेल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोकलोर सॉन्ग पॉपुलर प्रिंट एक्सेट्रा इन द नेशनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। Nationalism spread when the people began to believe that all part of the same nation justify the statement। अब ये है क्या, ये सुन लो मेरी बात। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चे, कुछ ना कुछ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी ऐसे क्वेश्चन था, रोमांटिसिज्म वाला, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट आपने अगर मेरी वीडियो देख रखी है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो, लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए सॉन्ग पॉपुलर प्रिंट, इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात हो रही है, एग्जाम में ना आपको इंडिया लिखा हुआ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या किया गया सारे लोगों को इंडिया में साथ लाने के लिए, तो वैसे तो मैं सपोर्ट मटेरियल को प्रेफर नहीं करता, बट इसमें ना सपोर्ट मटेरियल में बहुत सही एक अ, आप कह सकते हो लिमिट में आंसर लिखा हुआ है। नहीं तो आपको अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो कुछ बच्चों को बड़ा लग सकता है वाला आंसर, बट मैं कहूंगा इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी आंसर है। अब क्या क्या किया गया था मैं आपको बताता हूँ, लोगों को साथ लाने के लिए क्या किया गया था। पहले तो इमेज ऑफ भारत माता को क्रिएट किया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो, जब मैं बोलता हूँ भारत माता तो इसका मतलब क्या है कि वो किसकी माता है, हिंदू की माता है, सिखों की माता है, जैनियों की माता है, मुस्लिम की माता है, किसकी माता है, सबकी माता है, यस और नो। जब हम भारत माता बोलते हैं तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है हमारे कल्चर से कि जी भारत माता मतलब पूरे भारत की माता, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी यहूदी कोई भी इंडिया में रहता है वो सबकी माता है। तो इससे सारे के सारे लोग साथ में आए ना, यस और नो। नेक्स्ट है जी कि इंडियन फोकलोर्स और ओके इंडिया के बहुत सारे फोक सॉन्ग और लेजेंड्स वगैरह, टेल्स वगैरह, कहानियां वगैरह इकट्ठी करी। जैसे एक पर्सन थे जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, आपको तो पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, उन्होंने भी बहुत सारे राइम्स वगैरह और मिथ वगैरह को कलेक्ट किया, लिखा। हमारे मद्रास के अंदर नतेशा शास्त्री थे, उन्होंने भी पब्लिश करी 4 वॉल्यूम की बुक जिनका नाम था तमिल फोकलोर्स, है ना, फोक टेल्स। उनके अंदर, और बुक का नाम वैसे था सदर्न, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया था, उसमें भी इंडिया के बहुत सारे लिटरेचर वगैरह लिखे गए, ठीक है। तो ये सारी, और उन्होंने तो ये भी बोला कि जो हमारे फोकलोर्स है ना वही हमारा नेशनल लिटरेचर है। किसने बोली थी बात, नतेशा शास्त्री ने, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी किया लोगों को साथ लाने के लिए, यस नो, पूरे इंडिया के लोग, कि देखो अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे ना तब भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है एक स्वदेशी, एक एक आइकन वगैरह सिंबल वगैरह का भी यूज किया गया था, जैसे ट्राई कलर। अब जब मैं झंडा देखो, सब आप अगर देखोगे ना, जो जैसे सिखों का झंडा होता है अपना निशान साहिब होता है, यस नो। हिंदू का झंडा होता है भगवा झंडा होता है, हरा झंडा लेके मुस्लिम वगैरह जाते हैं, यस नो। अब हर धर्म का झंडा देखोगे ना अलग अलग, अपने जैनियों का झंडा अलग होता है, यस नो। सबका झंडा जो होता है वो अलग अलग होता है, यस नो। तो इसीलिए सबको कलेक्टिव लाने के लिए क्या किया गया, अपना ट्राई कलर, अपना तिरंगा जो है वो लाया गया। तिरंगा पहले ऐसा भी था और फिर ऐसा भी आया। इसमें जो ये वाला है ना, ये चांद मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, ये हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, ये 8 जो लोटस है, कमल है, ये इंडिया के 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है, बट है ये कलेक्टिव बिलोंगिंग का ही टॉपिक। बाकी आप इसमें से भी कर सकते हो, बात वही लिखी हुई है जो मैंने बताया, बट इसमें टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं। फिगर और इमेज का यूज किया गया लोगों को साथ लाने के लिए, फोकलोर्स का यूज किया गया, आइकन एंड सिंबल का यूज किया गया जिसमें ट्राई कलर की बात करी गई है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को दोबारा लिखा गया। जो हमारे हीरोज थे ना, जैसे रामानुजन हो गया, आर्यभट्ट हो गया, इनको इनके बारे में लोगों को बताया कि देखो आप ये मत समझो अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कुछ नहीं रहेंगे, अंग्रेज से पहले भी हम थे, बहुत बढ़िया थे, और अंग्रेज के बाद भी थे, बाद भी रहेंगे। और आज देखो बात साबित हुई, आज हमारी इकोनॉमी ब्रिटेन से ज़्यादा है, ठीक है। तो जी कर दिया हमने, ठीक है। बट दिक्कतें भारत में और भी हैं, अभी भी करीबी है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे, मिलके करेंगे, आप करोगे बड़े हो जाओगे, आप भी करना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यही है। बाकी वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो तो आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में दिया था, ठीक है। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। बाकी एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसका जो लिंक है, या मैं ये जो पीडीएफ वगैरह है ये वाली, ये मैं आपको हमारे जो चैनल है उस पे दे दूंगा, मेन पॉइंट स्टडी वाली वेबसाइट पे दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर दे दूंगा। और एक और बात, यहाँ पर है ना, आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, ये लिंक है बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पर चैप्टर, यहाँ पर क्लिक करोगे तो हिस्ट्री के चैप्टर खुल जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यू खुल जाएंगे। तो ये मैंने आपके लिए बनाया, तो ये पीडीएफ दे दूंगा ना, इस पर क्लिक करके आप सारे की सारी वीडियो पे खुद ही जा सकते हो, ठीक है। चलो,
बाकी जैसे मैंने बोला अलग अलग चैनल जो है हमारे उनको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेन पॉइंट भरत कुमार खोरवाल हो गया, मेन पॉइंट टेक हो गया, अर्निंग से रिलेटेड इस पे वीडियो बनाता हूँ। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, क्या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अभी मैं किसी रिलीजन का बोलूंगा तो वो तो अलग हो गया, फिर मेरे रिलीजन के लोग होंगे। जब मैं किसी और रिलीजन का बोलूंगा तो अलग होंगे, बट जब मैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बोलता हूँ ना, ये एक ऐसी चीज है जो पूरा इंडिया को साथ में लेकर आता है, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो भारत में, बट ये बात जब मेरे मुंह से आप सुनोगे तो खुशी मिलती है लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।